नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का नोट्स कैसे बनाएँ? क्या नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और नोट्स अगर बनाएँ, तो किस लिए बनाएँ? ये सारे सवाल और बहुत सारे जवाब भी आपको तर्कों के साथ दूँगा कि हाँ, ऐसे करने से चीज़ें बेहतर होंगी या फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो सबसे पहला तरीका जैसे मैं नोट्स बनाने को कई तरीकों में बाँट रखा है मैंने। सबसे पहला तरीका कि इंसान क्या करता है कि किसी चीज़ को पढ़ता है, उसी के साथ वो नोट्स बनाता चलता है। हैंड रिटेन नोट्स बोल देता है या फिर कुछ भी कहता है। बस वो वही होता है कि जो भी क्लासेस हैं, जहाँ से भी वो पढ़ रहा है, उसी चीज़ को अपने दायरे पर लिखना। पर वो चीज़ें समय के साथ शायद प्रश्न लिखने में उतना हेल्प नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? वो नोट्स पढ़ने के लिए ज़्यादा, सीखने के लिए ज़्यादा बनाई जाती हैं, बल्कि आंसर राइटिंग के लिए कम बनाई जाती हैं। और अक्सर हिंदी साहित्य में जो नोट्स बनाना होता है, वो मुझे हमेशा से लगता रहा है कि नोट्स ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही, प्रश्न को पढ़ते ही ज़हन में दौड़ जाए कि हाँ, ये चीज़ों पर ये आधार हो सकता है। जैसे सबसे पहला तरीका क्या होता है? आप किसी भी नोट्स को लेते हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, इग्नू का हो या फिर दृष्टि, विज़न जैसे बड़े-बड़े संस्थानों का। इनका नोट्स आप लेते हो और उसे शॉर्टली करने की कोशिश करते हो। तो ये तरीका अच्छा है, पर आप ज़रा सोच के देखो कि ऐसा करने से क्या चीज़ें बेहतर होंगी? नोट्स में तो कम शब्दों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें अगर आ जाएँ बहुत बेहतर स्थिति होती है। लेकिन अगर वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं फिर भी वो काम की नहीं है, तो क्या मतलब होगा? और दूसरी चीज़ कि जब आपके पास पहले से ही उपलब्ध नोट्स हैं, तो उन नोट्स को 1-2 बार रिवाइज़ अगर आप करते हैं समय के साथ वो पढ़ना और उसको दोबारा पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तब दोबारा मेहनत करने की क्या ज़रूरत हुई? पहली बात तो ये समझ आती है। दूसरा तरीका मुझे समझ आता है कि आप जो नोट्स हैं, उन नोट्स में कटिंग चिपकाओ कि चीज़ें वहाँ से मिस हैं। जो चीज़ें उस दायरे पे नहीं लिखी गई हैं कि जैसे समझिए तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें हैं और उस नोट्स में वो बातें नहीं हैं पर वो ज़रूरी है। तो उसको आप कट करके कहीं से व्हाइट स्टिकी पेपर में या फिर कहीं से भी उसको उसमें आप लगाते हो। तो वो भी एक मॉडिफाइड नोट्स बनता है जो सबसे स्पेशल होता है और आपके अब नोट्स में थोड़ी और विशेषताएँ शामिल हो गई हैं। तो ये 2 तरीके सरल भी हैं, आसान भी हैं। लेकिन आसान और सरल तरीकों से उत्तर लिखना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता क्योंकि लगातार हम देखते हैं अगर शब्दों का भाव बदल गया या फिर भाव के लिए शब्द बदल गए तो हम अ, सकुचाहट करने लगते हैं कि इसके लिए क्या यही उत्तर बेहतर होगा। हम केवल जो शब्द होते हैं उनके बदलने पर ही डरने लगते हैं, क्या उत्तर ऐसा ही होने वाला है? तो मैं कहूँगा कि ऐसे नोट्स बनाना फिर किसी काम का नहीं हुआ। तीसरा जो तरीका जब मैं अपने अध्ययन के शुरुआत में था, तो मैंने उस तरीके में कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आप कसौटियों को पकड़ो, आप अवधारणा को समझो। जैसे आप कोई भी है, भाषा खंड है, भाषा खंड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? समझिए भाषिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता और शब्दकोशी। अब ये 4 चीज़ हैं, इन 4 चीज़ों के आधार पर ही पूरे भाषा खंड में लगभग 70% या 60% प्रश्न होते हैं। तो कम से कम इसको समझ लेना कि भाषा में क्या होता है? स्वर होगा, व्यंजन होगा और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। व्याकरण में हम समझ लें लिंग होगा, क्रिया होगा, सर्वनाम होगा, विभक्ति होगा या फिर शब्द रचना होगी और क्या-क्या होंगे जिनसे चीज़ें बनती हैं। मैं अभी किसी भी भाषा या फिर किसी भी व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आधार दे रहा हूँ कि कम से कम इन कसौटियों को जान रखें कि कोई भी साहित्य हो, कोई भी भाषा हो, उन भाषा का अगर व्याकरण बनेगा तो उन्हीं आधार पर या फिर यही जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पर वो चीज़ें बनती हैं। दूसरी चीज़ जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अ, साहित्य में जानते हैं, साहित्य, इतिहास, लेखन में जाते हैं।
वहाँ पे हमें समझना होगा कि साहित्य इतिहास लेखन के क्या तत्व हैं, किन सीमाओं पर सामने वाला लिखने की कोशिश करता है, क्या-क्या चीज़ें हम रखते हैं उसमें और क्या-क्या उसको बाँट के एक ऐसा नोट्स बनाते हैं, जिसमें अगर समझो कि प्रश्न आता है आचार्य द्विवेदी के साहित्य की सीमाएँ। तो आपको सीमाओं का जो लक्षण है, थोड़ा बहुत पता है कि 5 तात्विक आधार पर साहित्य बनता है और उन्हीं 5 तात्विक आधार पर साहित्य के लक्षण नपे-तौले गए हैं। तो समझ आता है कि हाँ, अगर इन आधार पर देखें शुक्ल जी का या द्विवेदी जी का जो साहित्य है, इस स्तर पर बेहतर बैठता है या फिर इस स्तर पर बेहतर नहीं बैठता है। तो ये तरीका होगा और उसके अलावा भी आप चाहो तो फिर जो जैसे उपन्यासों में आओगे तो आंचलिक उपन्यास की कसौटी, महाकाव्यात्मक उपन्यास की कसौटियाँ, नामकरण की कसौटियाँ, तत्वों की कसौटियाँ, औपन्यासिक तत्व, शिल्प क्या होता है, कथानक क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपके पास शॉर्ट एंड फाइन नोट अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। फिर आपसे गोदान पूछा जाएगा, गोदान के औपन्यासिक तत्व, तो भी आप औपन्यासिक तत्वों को लिखोगे और आपसे मैला आंचल का औपन्यासिक तत्व पूछा जाएगा, तो भी आप औपन्यासिक तत्व लिखोगे। और इसमें क्या कर सकते हैं एक और बेहतर चीज़ कि आप व्याख्या खंड में जब लिखते हो तो व्याख्या खंड में भी चीज़ों को पता हो कि कौन-सा रस कब काम करता है, कौन-सा अलंकार कब काम करता है। तो उन रसों की, अलंकारों की, गुणों की, शब्द शक्तियों की समस्त कसौटियाँ अगर आप तौल लोगे या फिर समस्त कसौटियों को आप अ, अपने नोट्स में रखे रहोगे, तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन लास्ट एंड सबसे फाइन जो तरीका मुझे अभी तक लगा कि आप जो भी प्रश्न हैं, जैसे होता है कि पीवाईक्यू हमें लिखने होंगे और पीवाईक्यू हम लिखते भी हैं। समस्त पीवाईक्यू को लिखना और समस्त चीज़ों को करना उतना ज़्यादा हमारे लिए सरल नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप नोट बना सकते हैं। क्वेश्चन टाइप नोट का मेरा मतलब ये हुआ कि आप जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है रेडीमेड करो। जो कंटेंट है वो पहले से ही तैयार रखो। जैसे व्याख्या खंड से चीज़ें आ रही हैं, कबीर से पूछ रहा है चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल सलीके से बता सकते हो कि हाँ, कबीर की ये बातें आई तो उसमें ये चीज़ें लिखी जा सकती। कंक्लूजन में ये आधार दिया जा सकता है। तो आप एक प्रश्न के आधार पर अगर नोट्स को बनाओगे कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों की कितनी सीमाएँ हो सकती हैं। अगर उससे समालोचना पूछा है, तो समालोचना के आधार पर क्या किन-किन स्तरों पर वो चीज़ें व्याप्त होंगी, वो कंटेंट में आप रखो। जैसे एक सवाल से इसको हम समझते हैं। ये अगर सवाल आता है कि गोदान में शहरी और ग्रामीण दोनों वर्ग में थोड़ा एक की कमी है या नहीं कमी है, क्या आप इस मत से सहमत हो? अपने उदाहरण देते हुए बताएँ। तो आप अगर आपको इंट्रोडक्शन में कुछ पता है, कुछ पता का मतलब आपका विचार नहीं, किसी ने अगर कुछ कहा है कि ग्राम और शहर या फिर कंक्लूज़न में आपको पता है, तो वो चीज़ें आप रखोगे। तीसरी चीज़ कि आप कंटेंट रखोगे। गाँव और शहर की जो कथा है, उसमें जो मेन पार्ट पूछ रहा है कि उद्देश्य पूछ रहा है, क्या गाँव और शहर को प्रस्तुत करना मुख्य उद्देश्य था? तो उस उद्देश्य तक जाओगे। जो चीज़ें आप तथ्यों के आधार पर रख सकते हो मापदंडों के आधार पर रख सकते हो कि हाँ, देयर आर सम एरियाज़ जिनको रखना ज़रूरी है, तो उनको आप रखोगे। आप नंद दुलारे बाजपेयी ने क्या कहा, जयनेंद्र कुमार ने क्या कहा या फिर वगैरह-वगैरह ने क्या कहा, उनको रखोगे। आप जब आप पढ़ोगे, उपन्यास पढ़ोगे दोबारा या फिर किसी प्रश्न को दोबारा लिखने की कोशिश करोगे, तो वो आपके पास नोट्स है। तो अगर जैसे होता है कि हम दोबारा किसी प्रश्न को लिखने की कोशिश करते हैं, पर उसमें सुधार नाम से सिर्फ़ शब्दों का सुधार हो जाता है, बाकी होता नहीं। कंटेंट का नोट हमारे पास होगा, तो सिर्फ़ शब्दों का सुधार नहीं, भावों का सुधार भी साफ-साफ नज़र आएगा। तो अगर हम ऐसे नोट्स बनाएँ, तो काफ़ी बेहतर और सॉलिड और क्रिप्स नोट्स बन सकता है और साथ ही साथ आपके पीवाईक्यू भी हो जाएँगे। तो पीवाईक्यू हो गए, तो पैटर्न के साथ आप चल रहे हो और बिल्कुल समझो कि 80% ऑफ द क्वेश्चन जो 26 में आएँगे, 27 में आएँगे, वो आप आराम से कर लोगे। और अगर पीवाईक्यू के हिसाब से नोट्स बन गए तो दूसरे का भी काम आएगा और आपको भी काम आएगा। लेकिन जो बाकी तरीके होते हैं उन लास्ट का जो तीसरा तरीका बताया और चौथा तरीका,
ये सबके काम आएँगे, लेकिन जो पहला और दूसरा तरीका है, उन तरीकों में एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और साथ ही साथ भीड़ से निकलने के लिए जब एक नया तरीका है हमारे पास, तो क्यों ना बनाया जाए कि कंटेंट टाइम नोट बनाया जाए। तो ये चीज़ें हैं।